नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल वेज ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एलपी का डेट आ गया, उसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया था और 19 तारीख को उसका लास्ट डेट था। उसके साथ साथ अभी टेक्नीशियन के भी फॉर्म्स मार्च में निकल जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले 2018 में जो एलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, हम लोग आज से उसके जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसका एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग अगस्त 9 2018 में जो पहली शिफ्ट में जो मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को पता है, अगर हम लोग सीबीटी 1 का बात करें तो सीबीटी 1 का सिलेबस पहले समझ लीजिए आप लोग। इसमें मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, एक जनरल साइंस होता है और करंट अफेयर्स होता है। मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25, जीएस के 20 और करंट अफेयर्स के 10, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और आपको टाइम मिलता है 60 मिनट का, यानी कि 1 आवर का। तो आज हम लोग 9 अगस्त के दिन पहले शिफ्ट में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 20 के 20 क्वेश्चन, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से डिटेल से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तपस, अभी और ऋषि, इन तीनों के बीच एक केक, तपस, अभी एंड ऋषि शेयर केक अमंग देमसेल्फ। तपस had 1/2 of it, ऋषि had 1/3 and अभी had the rest. How much was अभी's share of cake? यानी कि एक केक था, एक टोटल केक था, जो टोटल केक हमारा कितना है, एक है, जिनमें से तपस को हम पी लेते हैं 1/2 पार्ट मिला इसका, वैसे ही ऋषि को 1/3 पार्ट मिला। और पूछा जा रहा है कि अभी को इसका कितना पार्ट मिला, क्योंकि अभी को इन दोनों का बावजूद जितना बचा वो पार्ट किसको मिला, अभी को मिला। इसको मान लेते हम लोग क्या, एक्स। देखिए क्या इन तीनों को अगर मिला दे, इन तीनों का जो केक का पीस है, इन तीनों को अगर जोड़ दे तो हमारा पूरा का पूरा केक मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 ऑफ केक प्लस 1/3 प्लस अभी को जो मिला एक्स, ये इस एक पूरे केक के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। अगर हम कॉम एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1/6। यानी कि अभी को जो केक मिलेगा वो पूरे केक का 1/6 भाग होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ऐसे अगर और क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से इसको बना पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव एन इररेशनल स्क्वायर रूट। यानी कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है ऑप्शंस में से जिसका जो स्क्वायर रूट हो क्या हो, इररेशनल, यानी कि वैसा नंबर जो रियल नंबर ना हो। यानी कि जैसे हम बोले 20 25 30 22 23, ये सब क्या है हमारे रियल नंबर। तो इररेशनल नंबर मतलब क्या, डिवाइड में हो, पॉइंट में हो, या फिर जिसका पॉइंट कटे ना कभी, उस टाइप का नंबर। देखिए इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप अगर 1 से लेकर 9 तक किसी का भी स्क्वायर निकालिए, 1 का स्क्वायर निकालिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 8 और 9 का, सबका स्क्वायर क्या होता है, 1 का 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। अगर आप देखिए इकाई का अंक, तो आपको इसी में भी इकाई का अंक 2 नहीं मिलेगा। 2 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं है। वैसे ही आपको 3 भी कहीं इकाई अंक में नहीं मिलेगा। देखिए 3 कहीं आपको इकाई अंक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 यहाँ पे है, 5 है, 6 है, 7 कहीं दिख रहा है, 7 भी इकाई अंक में कहीं नहीं होता। और वैसे ही 8 भी इकाई अंक नहीं होता है। देखिए कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर कोई भी नंबर हो, उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उनका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो या तो वो पॉइंट में आएगा या फिर एक इरेशनल नंबर होगा। देखिए 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। और मैंने देखा कि 8 जो है यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता है। 8 7 3 और 2 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2048। अगर मैं बोलूँ 2401 बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ये हो जाता है 49 का स्क्वायर। 1024 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 32 का स्क्वायर। 4096 ये हो जाता है आपका 66 या 64 होगा, 64 या फिर 66 का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए अगर एग्जैक्ट बताएं आपको, 4 का स्क्वायर 6 6 14 48 49 36, हाँ 64 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2048। इसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते या फिर इरेशनल स्क्वायर रूट निकलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये क्वेश्चन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया हमारे पास। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मैं तीनों टाइप का आपको बताऊंगा कि हाँ क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम किसी भी एक बाहरी पॉइंट से, ये एक बाहरी पॉइंट है, यहाँ से एक तो ये टेंजेंट है और दूसरा क्या है, इस वृत्त को काटते हुए निकलती है, यानी कि एक जीवा बनाती है। इस टाइप का एक कंडीशन हो सकता है, ये केस 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए अगर हम एक वृत्त लेते हैं, उसके बाहर किसी पॉइंट से 2 जीवाएं बनती हैं, इस तरह से हो सकता है। या फिर कहीं और मैंने ऐसा लिखा, मान लीजिए ये जो मीटिंग पॉइंट है उसको हम पी लेते हैं, बाकी जो दो भुजाएं ए बी और बी सी डी जो है 2 जीवाएं हैं।
इस टाइम पे क्या रिलेशन होगा, ये केस 2 ले लेते हैं हम लोग। एक तीसरा केस और बनता है, ये कैसा, देखिए एक सर्कल है, यहाँ क्या हो रहा था, पॉइंट जो है सर्कल से बाहर था। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो, ये मान लीजिए मीटिंग पॉइंट हमारा पी है, एक भुजा है, एक जीवा है ए बी, एक जीवा है सी डी, तो ये हमारा केस 3 है। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा और इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको समझते हैं कि क्या रिलेशन बनता है। हर कंडीशन में आपको बस एक ही रिलेशन समझना है, इस सारे में अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसका बात करें, देखिए पी, पी पॉइंट सब में है, पी को एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए पी इंटू ये वाला दूसरा, इस लाइन का अगर बात करें इस जीवा में, तो क्या क्या बना, ये जो पॉइंट है वो किस दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो एपी और एक बीपी, ये बराबर हो जाता है। बाकी जो दोनों भुजाएं इस पी पॉइंट से जो दूसरी जीवा है वो कैसे कटेगी, सीपी और डीपी, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। वैसे अगर बात करें हम लोग केस 2 की, यहाँ पे देखिए पी बाहर है, वैसे यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन बनेगा, ए पी, एक तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का भुजा इंटू बीपी, बीपी यानी कि सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला भुजा इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे वैसा ही सेम सी पी इंटू डी पी। आपको दिख रहा है दोनों सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होता है, बाहर की ओर होता है, इसमें अंदर की ओर होता है। अब ये कंडीशन देखिए जो आपका सवाल पूछा गया, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको दिख रहा है ए बी तो है, एक मीटिंग पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, जीवा नहीं है, ये क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, जब टेंजेंट का केस आता है तब हम क्या करते हैं, तो समझिए आप मान लीजिए ये ए बी है, इसी पॉइंट पे एक जीवा सी और डी दोनों सेम पॉइंट पे है। अगर सी और डी सेम पॉइंट पे होता है, ये अगर पी होता हमारा, तो हम सेम यही फॉर्मूला लिखते हैं, ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, क्योंकि यहाँ पे सी पी और डी पी दोनों सेम पॉइंट है, तो डी पी की जगह हम सी पी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पी पॉइंट नहीं है, पी की जगह यहाँ पे क्या दिया होगा, पॉइंट डी दिया होगा। आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि तीन कंडीशन में कैसा कैसा इक्वेशन हम लोग को पुट करना है। अब अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या हमारा डी है, तो डी तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा ए डी इंटू बी डी इज इक्वल टू सी डी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये केस 1 का बात कर रहे हैं। देखिए पी की जगह यहाँ क्या है, पी की जगह डी है बस। अब देखिए आपको वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू आपको पता है, बी सी का वैल्यू पता है, और पूछा गया है बी डी का वैल्यू, बी डी का वैल्यू हमको पूछा गया है, सी डी का वैल्यू या डी सी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यानी कि ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमको निकालना है, इसको x मान लीजिए। ए डी, अगर ए डी का बात करें ए से लेकर डी तक, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी लिख सकते हैं, जिसमें से ए बी का वैल्यू हमको पता है कि 12 है, प्लस बी डी हमको निकालना है, ये x हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 64। अब आप इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बेस्ट होगा आपको कि वैल्यू पुट करके देखिए 4√6, इस वैल्यू को पहले मत लीजिए, पहले 6 लीजिए। अगर हम 6 को लेते हैं, एक्स की जगह अगर 6 लेते हैं, तो देखिए क्या 12 प्लस 6 इंटू 6 64 आ रहा है, 12 6 18, 18 गुना 6 नहीं आ रहा है, 106 आ रहा है, 108 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 4, अगर हम 4 को लेते हैं, 12 प्लस 4 16, 16 गुना 4 64, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दूसरा कोई क्वेश्चन, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। एक 13 मीटर लंबा स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ी है, a 30 मीटर लॉन्ग स्टेयरकेस reaches a window that is 12 मीटर above the ground, यानी कि एक कोई दीवार के ऊपर एक खिड़की है, एक खिड़की जो कि 12 मीटर ऊंची है बेस से, और एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी तो इसी तरह से लगी होती है हमेशा, लगी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, कीपिंग इट्स बेस एट द सेम पॉइंट, अगर सीढ़ी के बेस को सेम रखा जाए, इसको सेम रखा जाए, एंड द लेडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि ये रोड के बीचों बीच कहीं है। चलिए अगर ये रोड के बीचों बीच है, इसको अगर सीढ़ी को यहीं पे रख के, यानी कि इसका जो बेस है वो सेम रहेगा, सीढ़ी को हम उल्टा तरफ ले जाते हैं, इस तरह से ले जाते हैं, देन द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द रोड, रीच अ विंडो 5 मीटर हाइट, यानी कि ये वाला जो हाइट दिया हुआ है, एक दूसरा विंडो जो 5 मीटर ऊंचा, लेकिन सीढ़ी तो वही है 13 मीटर। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, इस सड़क की लंबाई कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी गई है। आपको यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है,
अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पी बाई एच, बी बाई एच, कॉस थीटा, साइन थीटा लगाने जाएं तब तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि ये तो 90 डिग्री होगा। आप या तो ट्रिपलेट लगाइए या फिर पाइथागोरियन थ्योरम तो लगा ही सकते हैं। अगर पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये रूट ओवर ऑफ 169 माइनस 144 इज इक्वल टू रूट ओवर 25 5। तो x का वैल्यू आ गया 5। वैसे ही जब हम लोग y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 12। अगर आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद है तो आपको पता होगा 5, 12 और 13 ट्रिपलेट बनाता है। यहाँ देखिए 12 है, 13 है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। वैसे यहाँ 5 और 13 है तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें क्या पूछा गया था, इन दोनों का समेशन टोटल लेंथ कितना है, तो 12 + 5 यानी कि 17 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये है हमारा सांख्यिकीय क्वेश्चन जिसमें मीन, मोड और मीडियंस के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कि माध्यिका, माध्य और बहुलक के बारे में। आप लोग अगर कोई सीरीज का बात करें, हम लोग अगर कोई सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 7 8 3 6 इस तरह कोई सीरीज हो, यहाँ अगर माध्य पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ माध्य बराबर क्या होता है, सम बाय टोटल नंबर। माध्यिका अगर पूछे, माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लिखते हैं 1 2 3 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 2 बार आ जाएगा, फिर 4 6 7 8 इस तरह से। उसके बाद बीच का टर्म देखते हैं 1 2 3, देखिए 3 3 6 तो 8 टर्म है यहाँ पे, 3 इधर से गया 3 इधर से गया, बाकी जो बीच का बचा उसका हाफ करते हैं कि 3.5 आ जाता है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होता है। 3 आपको दिख रहा है 2 बार रिपीटेड है, बाकी सब एक ही बार, तो इसका बहुलक 3 हो जाता है। ये तो कंडीशन है जब एक सीरीज दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन, यानी कि मोड और मीडियन के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 2 डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मॉड माइनस मीडियन ही होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज देखते हैं क्या दिया हुआ, क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन पूछा गया है। मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है जिसमें मीन, मोड और मीडियन का रिलेशन आपको पता हो। तो आपको अगर अच्छे से याद होगा फॉर्मूला एक है, 3 इंटू मीडियन बराबर होता है कितना, 2 इंटू मीन प्लस मॉड, ठीक है। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ, मोड माइनस मीडियन दिया हुआ, मोड तो यहाँ है, यहाँ से एक मीडियन हम लोग निकाल लेते हैं। मीडियन को हम एक इधर ले जाते हैं, यहाँ कितना बचेगा, 2 मीडियन बचेगा, एमईडी लिख रहा हूँ मैं इसे, इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, यहाँ से एक मीडियन उधर चला गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ मीडियन। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको हम अगर इस तरफ ले जाते हैं तो हमारा क्या बचेगा, देखिए 2 इंटू मोड माइनस ये मीन उस तरफ चला गया तो 2 इंटू मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीडियन का वैल्यू दिया हुआ कितना, 2। अगर इन दोनों से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, सॉरी ये 2 इंटू मीडियन है ना, MED मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर 2 और 2 को कैंसिल करें तो क्या हमारा मीडियन और मीन का डिफरेंस आ जा रहा है, कितना आ रहा है, और यही तो पूछा गया था, मीडियन माइनस मीन, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कितना आ रहा है ये। आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, आपको जो ये फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी इसमें और भी सारे फॉर्मूलाज हैं, वो सब अगर याद नहीं भी रहता, इसी से मेन फॉर्मूला बनता है, आप समझिए इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा तो बाकी सारे फॉर्मूलाज भी इसी तरह से बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आप 6 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ तो देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रायंगुलर नंबर, इनमें से कौन सा एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो समझिए बात को, ट्रायंगुलर नंबर आखिर होता क्या है। देखिए ट्रायंगुलर नंबर का अगर सीरीज का बात करें तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा कि हाँ 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 1 में पहले 2 जोड़ दीजिए 3, उसके बाद 2 के बाद 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, सॉरी 21 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ना है। इस तरह से जो हम लोग जोड़ते रहेंगे 7 8 9 जो बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा क्या होता है, ट्रायंगुलर नंबर का सीरीज बनाता है। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करें कि ट्रायंगुलर नंबर आखिर होता क्या है, तो देखिए अगर हम एक गोला लेते हैं, इसको अगर हम ट्रायंगुलर मान लेते हैं, तो ऐसा अगर आपको दूसरा ट्रायंगल बनाना है तो आपको कितना गोला का जरूरत पड़ेगा। देखिए अगर 3 का बात करें तो 3 अगर हम लोग गोला लेते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा। वैसे इसी पे अगर हम लोग 3 नीचे और जोड़ देते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा। वैसे फिर जब पहले पहले हमने 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, उसके बाद देखिए फिर 4 जोड़ते हैं, फिर 5 जोड़ेंगे, ये सारे हमारे क्या हो रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है,
15 15 हमारा ट्रायंगुलर नंबर है, 3 भी है, 10 भी है, लेकिन 5 ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर नहीं होगा। आई होप कि ट्रायंगुलर नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगुलर नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो वैसा नंबर, वैसे टोटल नंबर जिससे एक ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं वो कहलाता है हमारा ट्रायंगुलर नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर टेक्स 10 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज 10 मीटर लॉन्ग, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। देखिए मीटर में पूछा गया और टाइम पे सेकंड में दिया हुआ है, हमको पहले पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको करेंगे। देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, कुछ भी ट्रेन है, आप समझ लीजिए, चक्का भी डाल देते हैं, बिना चक्का तो चलेगा नहीं। ठीक है, ये एक ब्रिज को क्रॉस करता है। अगर ये एक ब्रिज को, यानी कि यहाँ से घुस रहा है और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो समझिए 10 सेकेंड में इसको पूरी तरह से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए ये यहाँ से घुसा, यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है सामने का पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी तय करेगा पहले, फिर इस ट्रेन को अपना जो पार्ट है इसको भी तो टनल से बाहर निकालना है। समझ में आया? यानी कि ये जो 10 सेकंड में पार कर रहा है वो कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि जो ब्रिज का दूरी है प्लस, यानी कि ब्रिज प्लस ट्रेन का जो अपना लेंथ है, अपनी जो लंबाई है, उसको भी इसको क्रॉस करना होगा, तब जाके स्टार्टिंग यहाँ से घुसा और पूरा का पूरा यानी कि टेल से बाहर भी आ गया, ये जो लास्ट वाला हिस्सा बाहर भी आ रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए समझिए 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दिया हुआ है। स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ 90 और टाइम दिया हुआ आवर यानी कि 1 घंटा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर में तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ब्रिज की लंबाई दी हुई है मीटर में, हमारा ट्रेन की लंबाई पूछी गई है मीटर में और टाइम पूछा गया सेकेंड में। तो हमको इसको पहले क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं, देखिए 90 ये किलोमीटर में हमारे पास, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको पता है कि 1000 मीटर होते हैं। अब बचा आवर, जो घंटा है, घंटा को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होते हैं। जब आप इसको काटिएगा तो देखिए आप 90 गुना 5/18, आपको ये टर्म याद रखना है, 5/18। यानी कि कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर आवर में पूछा जाए, मीटर पर आवर क्या है, सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर छोटा होता है, 5 और 18 इन दोनों को नंबर रखिए 5/18। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, छोटा बनाना है, तो छोटा से गुना करना होगा। 90 है गुना छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। वैसे ही अगर मीटर पर सेकंड में होता और पूछा जाए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर था उसमें बड़ा वाला, क्योंकि मीटर है, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर एक बड़ा नंबर होता है, किलोमीटर ज्यादा होता है, तो बड़ा नंबर से गुना करेंगे, छोटा से डिवाइड। ये एक ट्रिक है याद रखने की, हाँ किससे गुना करना है, किससे डिवाइड करना है। बाकी ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया, 90 गुना 1000/60 गुना 60। अभी अगर मीटर में होता है, मीटर पर सेकंड, देखिए ये मान लीजिए आपका होता 50 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना होता है आपको किलोमीटर पर आवर में। तब पहले हमको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। मीटर को जब हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होता है, डिवाइड बाई 1000 करना होता है। वैसे ही पर सेकंड था, सेकंड को फिर आवर में करना होता है, तो 60 गुना 60 यहाँ ऊपर हो जाता है। देखिए इनको जब काटेंगे हम लोग, 18/5 यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, गुना हो रहा है। यहाँ 5/18 था, यहाँ 18/5। इस कंडीशन में जो हमारा ये सवाल है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 5/18 से हमको गुना करना होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, हमको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर एक छोटी क्वांटिटी है, तो छोटा से गुना करेंगे, बड़ा से डिवाइड करेंगे। 18 का पहाड़ अगर आपको याद है, 18×5 = 90 होता है, तो 5 गुना 5 ये आ जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, स्पीड आ गया। और एक टाइम दिया हुआ कि 10 सेकंड में क्रॉस करता है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हमको डिस्टेंस चाहिए ना कि हाँ कितना दूरी तय किया, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, s/t। स्पीड दिया हुआ है 25, टाइम दिया हुआ है 10, यानी कि टोटल 250 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि ब्रिज का जो लेंथ है वो कितना है, ब्रिज का लेंथ कितना है हमारा, 100 मीटर है। ब्रिज जब 100 मीटर है तो ये 250 मीटर कैसे चल रहा है, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 250 मीटर कैसे हो रहा है, 100 मीटर का ब्रिज है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको याद कीजिए। अगर ये ब्रिज है, ठीक है, अगर ये ट्रेन यहाँ से घुसती है मान लीजिए, ठीक है, तो निकलेगी जब, तो इस तरह से निकलेगी, यानी कि पूरा का पूरा ब्रिज का डिस्टेंस प्लस
ट्रेन देखिए यहाँ से घुस के यहाँ से निकल रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रेन का डिस्टेंस भी तो कवर करेगी। तो अगर ये 100 मीटर है और टोटल जो हमारा कितना है 250 मीटर है, तो आपको ट्रेन का नहीं मिल जाएगा कि हाँ ये 150 मीटर होगा। और यही पूछा गया है कि ट्रेन का फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ₹1600 फॉर 6 years एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान होता है, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल ने बोले तो मूलधन गुना रेट यानी कि ब्याज गुना समय टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1600 रुपया में कितना, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन दिया हुआ 1600, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी कि 5%, परसेंट नहीं लिखना है यहाँ पे, 5 गुना टाइम दिया हुआ कितना 6 साल डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 16 बच्चे 80, 80 गुना 6 480 रुपये, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन है हमारा, उसको सॉल्व करेंगे तो अगर कुछ छोटा मोटा डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए आपको जो नंबर दिख रहे हैं सब लगभग सेम है, ये वाला एक थोड़ा सा अलग है 53/12 है, ये भी 43/12, 43/12, 43/12, इधर 29/6, 29/6, 29, ये तो 29 ही है। चलिए अब देखिए हमको क्या करना होगा यहाँ पे 29/6 और इसके बीच में कंपैरिजन जब करना है, 29/6 जब हम लोग निकालेंगे 6 चौके 24 बचा क्या 5, 6 8 48, 4.83, उसके बाद कुछ आएगा 4.83, हम लोग इसको अप्रॉक्स 4.83 तो लिख सकते हैं। क्या ये ज्यादा हो रहा है 43 डिवाइड बाय जब हम 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 या 36, उसके बाद कुछ भी आए 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग पॉइंट के बाद कुछ आएगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है इसी से हमको पता चल जा रहा है कि हाँ 29/6 जो है वो 4.83 होता है, 43/12 कितना 3 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब हाँ ये कंडीशन तो पूरा सही है ना। 4.83 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आए 3.5 मान लीजिए, उससे तो बड़ा ही है, 4 3 से बड़ा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या बोला बराबर, बराबर नहीं हो जाएगा 29, देखिए 43/12 कितना आएंगे 3 आएगा, क्या 3 29 से बड़ा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ तो 53/12 देखिए कितना आया था 4.83, 12 चौके 48 बचा 5, 12 चौके 48, देखिए ये 4.4 समथिंग है, ये इक्वल हो रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा आपका फास्ट होना चाहिए, डिवाइड करना आपको आना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारा। देखिए ये एज का क्वेश्चन है, 7 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज के दिन से 7 साल बाद, 7 साल आगे का बात कर रहा है, विराट एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ मोहिंदर, यानी कि विराट का जो एज है, विराट की जो उम्र है वो मोहिंदर की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। देखिए अगर हम दो कंडीशन लेते हैं, विराट है एक मोहिंदर है, दोनों का प्रेजेंट एज हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं क्या, इसका विराट का V और मोहिंदर का M। अब पहला केस हमारा क्या बोला, पहला केस आप लोग लिख लीजिए, देखिए पहला केस क्या बोला, विराट एज विल बी ट्वाइस, कब 7 साल बाद का, तो विराट का एज भी 7 साल बढ़ेगा, मोहिंदर का एज भी तो 7 साल बढ़ेगा, दोनों का एज 7-7 साल बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया, विराट का एज जो है वो 2 गुना हो जाएगा मोहिंदर के एज के, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, केस 2 देख लीजिए पहले, केस 2 क्या बोल रहा है, 5 years अगो, यानी कि 5 साल पहले का बात हो रहा है, हमने करंट एज लिया था V और M, 5 साल पहले इनका एज, दोनों का एज 5 साल कम हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, मोहिंदर्स एज वाज 1 year लेस देन 2/5 ऑफ विराज एज, यानी कि विराज का जो एज है उसका 2/5 से अगर हम एक कम कर दें, अगर हम एक कम कर दें तो हमको विराट के एज मिल जाएगा, मोहिंदर एज, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ V नहीं यहाँ पर M होगा, ठीक है। मोहिंदर के एज हमको मिल जाएगा क्या, विराट का जो एज है 2/5, यानी कि विराट की एज 5 साल पहले विराट का एज क्या था V-5 था, उसका 2/5 से एक कम, मोहिंदर एज वाज 1 year लेस, यानी कि इसका जो एज था उससे एक कम आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 आ गया। अब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद M और V का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर मैं बोलूंगा आपको कि ऑप्शन से देखेंगे। यहाँ तक आप दोनों आपने इक्वेशन बना लिया, तुरंत इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको पूछा क्या गया है, विराट का एज, विराट का एज इन सारे ऑप्शन में से कोई एक होगा,
आपको ऑप्शन पिक करना भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन कैसे पिक करें। आप 53 अगर लेते हो तो 53 + 7 ये होल नंबर बना, लेकिन क्या यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा जब आप विराट के एज 53 लेंगे, 53 - 5 48, 48 डिवाइड बाई 5 ये पॉइंट में नंबर आएगा। तो आपको ऐसा नंबर लेना जिसमें से 5 अगर हम घटाएं फिर भी वो नंबर 5 से कट जाए। तो देखिए हमारे पास ये एक ऑप्शन है 55। अगर हम यहाँ पे 55 को पुट करते हैं, अगर हम यहाँ 55 पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 55 - 5 50, 50 डिवाइड 5 10, 10 × 2 20, 20 - 1 19 = m - 5। तो m का एज कितना आ जाएगा 24। अब ये जो m का एज आया इसको आप यहाँ पे पुट करके देखिए कि क्या v का एज जो हमने लिया था वो आ रहा है। चलिए देखते हैं। m का वैल्यू हमने पुट किया कितना 24, 24 + 7 31, 31 × 2 62। तो ये टोटल हो गया हमारा क्या 62, और इस तरफ कितना v + 7 = v + 7। अगर v का बात करो 7 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 62 - 7 देखिए 55 आ गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ऑप्शन कौन सा पुट करना है। ऐसा नहीं कि देखिए ऑप्शन डी जो है 55 जो लास्ट ऑप्शन में है, तो ऐसा नहीं आप पहले 53 लेंगे फिर 57 51, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सा ऑप्शन के साथ चलना है। जैसे ही आपके पास केस आ गया दूसरा केस, आपको दिख रहा है 2/5 5 से कटना चाहिए वो नंबर, यानी कि v में अगर 5 घटाएंगे तो भी वो 5 से कटना चाहिए। अगर यहाँ मान लीजिए v - 4 होता है, v - 4 होता है, यहाँ 2/5 होता है, तो हम लोग एक ऐसा नंबर पूछते हैं जिसमें 4 को माइनस करने से भी हमारा 5 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा हाँ देखिए ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है पाइपिंग सिस्टम का। क्या बोला जा रहा है, अ स्विमिंग पूल इज फिल्ड बाय 3 टैंकर्स A, B एंड C इन 10 आवर्स। यानी कि एक स्विमिंग पूल है जिसे 3 टैंकियों द्वारा 3 टैंकर्स के द्वारा टोटल 10 आवर में भरा जाता है। टैंकर C, देखिए 3 टैंकर है A, B और C, 3 टैंकर है। क्या बोला जाए टैंकर C इज ट्वाइस एज फास्ट एज B। मतलब अगर B को किसी काम को करने में 10 घंटा लग रहा है तो C को कितना टाइम लगना चाहिए, वो दोगुना फास्ट है। समझिए बात को। अगर मान लीजिए 2 लोग हैं B और C को ही हम लेते हैं, B और C है। B अगर किसी काम को 10 घंटा में करता है, या फिर हम बोल सकते हैं B अगर एक टंकी को 10 बाल्टी से मतलब 10 लीटर का एक 10 लीटर का मान लीजिए टंकी है, टैंक है, तो B क्या करता है एक बार में 1 लीटर करके भरता है। लेकिन क्या बोला जाए टैंक C इज ट्वाइस एज फास्ट एज, यानी कि C जो है उसका दोगुना फास्ट है। अगर ये 1 लीटर भर रहा है तो ये कितना भरेगा एक बार में, ये 2 लीटर भरेगा। जैसे 2 लीटर भरेगा 10 लीटर भरने में इसको 5 घंटा में हो जाएगा। इसका काम कितना घंटा में हो जाएगा 5 घंटा में हो जाएगा। तो मतलब अगर हम बोले ए बी और सी का एफिशिएंसी का, तो सी जब बी से दोगुना फास्ट है यानी कि उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद एक क्या बोला बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, यानी कि बी जो है ए से भी दोगुना फास्ट है। तो यानी कि अगर हम बोले कि ए को अगर एक्स आर लग रहा है किसी काम को करने में, एक्स को अगर एक्स आवर का टाइम लग रहा है, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए को जितना काम लग रहा है ये उसका दोगुना फास्ट है, यानी कि इसको टाइम उसका आधा लगेगा। तो हम इसको एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका हम हाफ कर पाए। तो हम यहाँ पे अगर 2x लेते हैं तो ये x हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या बोला जा रहा है टैंक सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि बी का भी दोगुना फास्ट हो जाएगा कौन सी, यानी कि इसको भी हमको फिर हाफ करना। तो आप सीधा एक ही बार में ए को क्या ले लीजिए 4x ले लीजिए। मान लीजिए कि ए जो है टंकी को 4x आवर में भर सकता है। चलिए अगर सी का बात करें तो इसका आधा टाइम लगेगा क्योंकि ये दोगुना फास्ट है, और सॉरी बी का, और सी की बात करें तो ये बी का भी दोगुना फास्ट है तो उसका आधा टाइम लेगा, यानी कि एक्स आर ये टाइम लेगा। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन सिंपल हो गया होगा। बस आपको ये चीज़ समझना था कि हाँ अगर ए को 4x टाइम लग रहा है तो बी को 2x लगेगा और सी को x टाइम लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं तीनों का एलसीएम निकाल के इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 4x 2x और x, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। यानी कि अगर बात करें ए तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा, वैसे ही बी 2 काम करेगा और सी 4 काम करेगा। समझ में आ गया। अब देखिए अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो ये 1 काम, ये 2 काम, ये 4 काम, तीनों मिलके 7 काम करेगा, 7 वर्क। जो भी काम हो हमारा, कुछ भी काम हो, यहाँ पे टंकी स्विमिंग पूल भरने का काम हो रहा है, कुछ भी काम हो 7 वर्क पर आवर करेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि तीनों मिलकर 10 घंटे में काम को कर रहे हैं, तीनों मिलकर 10 घंटे में काम को कर रहे हैं। तो इनको टोटल अगर एक टाइम में 7 काम कर रहे हैं तो 10 घंटे में कितना काम करेंगे 70 काम करेंगे। चलिए अब क्या पूछा गया हाउ मच टाइम विल टैंकर ए टेक टू फिल द स्विमिंग पूल। देखिए अगर हमारा अभी टोटल काम 4x की जगह क्या हो गया 70 हो गया, यही तो हमारा वर्क निकला ना। 10 घंटे में अगर काम को पूरा कर दे रहा है, टोटल 7 काम कर रहा है तो टोटल 10 घंटे में 70 काम कर पाएगा, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब पूछा जा रहा है कि ए का बताइए कि ए अकेला उस काम को कितने देर में कर सकता है। तो देखिए ए 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो 70 काम करने के लिए उसको कितना घंटा लगेगा, तो 70/1 यानी कि
70 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है इनकेस कि बताइए कि बी को कितना घंटा लगेगा, तो टोटल काम हमारा कितना है 70, और बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो इसको लगता है 35 घंटा। अगर पूछा जाता सी का तो ये हो जाता 70/4 यानी कि 17.5 आवर, क्योंकि आपको ए का पूछा गया तो ए का क्या हो जाएगा 70 घंटे। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको डाउट होता है कि हाँ सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट सेशन जब होगा तब मैं उसको क्लियर कर दूँ कि हाँ इतने बच्चों का ये डाउट था, पहले हम उसको सॉल्व करें, उसके बाद नेक्स्ट सेट को बनाएंगे। चलिए स्क्वायर रूट का देखिए एक और सवाल आ गया। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15376। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको इसका जो ऑप्शन एग्जाम में आया था थोड़ा सा अलग आया था, 128, 134, 122 और 124 नहीं था। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझा सके, आखिर कॉन्सेप्ट आप कैसे बना सकते हैं। देखिए आप अगर देखेंगे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 6 है। 1 से लेकर अगर 9 तक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सब का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, 1 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आता है 1 आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, 3 का स्क्वायर में 9, 4 का स्क्वायर में यूनिट डिजिट हम बोलेंगे सिर्फ 6, 5 का 5 6 9 4 और 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि कोई भी नंबर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्टार्टिंग में नहीं बताया था आपको 1 4 9 6 5 6 9 4 1, यानी कि 2 3 7 और 8 ये कभी यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में यहाँ पे तो 6 है, तो 6 तो आ सकता है। 6 देखिए किसमें किसमें आता था, आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, यानी कि 4 में भी आता है और 6 में भी आता है, यानी कि जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब अगर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यूनिट डिजिट में क्या है 4 है। ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। 134 भी हो सकता है, 124 हो जाए। कैसे इसको ठीक करें, देखिए स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपने क्लास में बताया, आपको भी बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। 15376 कोई भी 5 डिजिट का अगर बड़ा से बड़ा नंबर, आप 5 डिजिट नहीं 6 डिजिट हो 7 डिजिट हो, ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। एक एक्सेप्शनल होता है इसमें 1296, इसको छोड़ के कोई भी नंबर के लिए आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको पता है कि यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये जो हमने देखा था 4 में 6 होता है और 6 में भी 6 होता है, 4 होगा या फिर 6 होगा। लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, इन लास्ट के 2 डिजिट को भूल जाएंगे, बाकी जो भी नंबर बचा, बाकी जो भी नंबर बच रहा है कि 153 यहाँ पे बच रहा है, अगर 6 डिजिट का बड़ा नंबर होता है तो उसमें देखते हैं कि हाँ 4 डिजिट बचेगा, 7 डिजिट को तो 5 डिजिट बचता है। बाकी मतलब जो भी नंबर बचेगा उससे छोटा कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर आपको पता हो, तो देखिए 153 से छोटा कौन सा नंबर, तो 12 का स्क्वायर आपको अगर याद हो कितना होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इन दोनों का हमको जरूरत पड़ेगा। देखिए इससे छोटा नंबर कौन सा है 144, 144 का कितना होता है 12 होता है, तो सिंपली इससे छोटा वाला 12 आप इन दोनों के आगे लगा दीजिए, यानी कि 124 भी आंसर हो सकता है, 126 भी आंसर हो सकता है, या तो 124 होगा या फिर 126 होगा। अब इन दोनों में कैसे कंफर्म करेंगे, देखिए अगर इस क्वेश्चन का बात करते हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 124 से 126 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है कि 124 कैसे हुआ 126 क्यों नहीं हुआ, देखिए अगर हम बात करें 153 का, 153 144 और इन दोनों के बीच ही कहीं पे होगा, 153 144 और 169 के बीच में है। तो देखिए जो डिफरेंस है किसके ज्यादा नजदीक है, ऊपर वाले के या नीचे वाले के। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है। तो किसके नजदीक है, तो ये ऊपर वाले के नजदीक है। जब ऊपर वाले के नजदीक हो तो आपका ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, अगर नीचे वाले के नजदीक होता तो नीचे वाला आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 124। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे आप लोग इसके बाद कोई भी स्क्वायर रूट का सवाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे। चलिए ये क्वेश्चन आ गया हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको बस समझना होता है कि पार्टनरशिप में किस रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, उमर और अविनाश दोनों मिलके पार्टनरशिप में एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया। मान लीजिए उमर को मैं यू लिख रहा हूँ और अविनाश को ए लिख रहा हूँ। इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो इसने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपये का, और इसने किया कितना 15,000, सॉरी 15,000, बस इतनी हो जाएगा मेरेज, ये हो जाएगा 15,000 रुपये। अब ऐसा नहीं है कि आपने अगर 10,000 रुपया लगाया, आपने 15,000 रुपया लगाया है, तो इसी रेशियो में आपका प्रॉफिट भी
शेयर होगा। प्रॉफिट नो डाउट इस रेशियो में होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मायने रखती है कि हाँ आपने जो ये पैसा लगाया कितने दिनों के लिए लगाया, या फिर कितने महीनों के लिए लगाया, या फिर कितने सालों के लिए लगाया, वो भी डिपेंड करता है। मान लीजिए एक आदमी 100 रुपया लगाया, एक आदमी 200 रुपया लगाया, तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो क्या एक साल बाद हम बोले, एक साल बाद अगर ये एक साल बाद पैसा को निकाल लेता है तो ये 2 साल तक अपना पूरा पैसा को रखता है, तो क्या 2 साल के बाद इसको भी 1 और इसको 2 गुना मिलेगा? नहीं। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ टाइम यानी कितने महीने तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बट लेटर ड्यू टू सम फाइनेंशियल इमरजेंसी अविनाश हैड टू विथड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ। यानी कि अविनाश का कोई इमरजेंसी आ गया जिसकी वजह से 8 महीने के बाद इसने अपना पूरा का पूरा पैसा बाहर निकाल लिया। तो पूछा जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 12 मंथ बी शेयर्ड बिटवीन द टू। यानी कि अगर ऐसा होता है 8 महीने बाद अविनाश ने अपना पैसा निकाल लिया, तो बताइए कि 12 महीने के बाद 12th मंथ के बाद जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। चलिए क्वेश्चन को समझिए अभी कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है। तो पहला जो उम्र है, क्या इसने 12 महीने में अपना पैसा कुछ निकाला है? नहीं। तो इसका पैसा जो था पूरे 12 मंथ तक यूज हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि अविनाश का, इसने 8 महीने के बाद अपना पैसा तो निकाल लिया है, लास्ट के 4 महीने इसका पैसा यूज नहीं हुआ, तो इसको 8 महीने तक ही इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो जैसे ही आप इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, देखिए 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, देखिए इधर भी 8 8 कट जाएगा, बचा क्या 1:1। आप इस तरह से निकाल सकते हो तो ठीक है, वरना आप इस तरह से कीजिए 10,000 गुना 12 बटे डिवाइड करना होगा 15,000 गुना 8। आप इसको भी काटिएगा तो 1/1 ही आएगा, यानी कि 1:1। देखिए जो प्रॉफिट है लास्ट में 1:1 के रेशियो में ही बटे करके आधा आधा दोनों का भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, इसने 10,000 दिया, इसने 15,000 दिया, लेकिन साल के अंत में 1 साल बाद दोनों का प्रॉफिट क्या हुआ, हाफ हाफ हुआ। इसने पैसा कम दिया था लेकिन टाइम इसका ज़्यादा था। वैसे इसने पैसा ज़्यादा दिया था लेकिन टाइम इसका कम था, जिसकी वजह से लास्ट में दोनों का प्रॉफिट क्या हो गया, बराबर है। तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस और भी पूछे जाएं। सेम क्वेश्चन मान लीजिए कि बोला जाता है कि लास्ट में जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कि उमर को कितना पैसा मिलता, अविनाश को कितना पैसा मिलता, तो दोनों 1:1 के रेशियो में डिवाइड होता। अगर 6,000 है तो टोटल अगर 2 पार्ट है, 1:1 मतलब क्या, 1/2 मिलेगा उमर को और 1/2 मिलेगा किसको, अविनाश को। तो 6,000 का आधा पैसा यानी कि 3,000 उमर को मिल जाएगा और 3,000 अविनाश को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए ये मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नो डाउट। क्वेश्चन क्या, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज बेस रेडियस इज 1/3 ऑफ द हाइट। यानी कि एक अगर राइट सर्कुलर कोन है तो इसका जो रेडियस होगा वो हाइट का 1/3 होगा। अगर इसका रेडियस r है तो हम बोल सकते हैं कि हाइट जो है h बराबर कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। 1/3 है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइट 3 गुना है, दोनों सेम बात है। अगर हम r लेते हैं, अगर क्या बोल रहा है r बराबर h/3, h को अगर हम लोग 3r ले लें, 3r डिवाइड बाई 3, देखिए r आ रहा है, तो मैंने क्या किया, सबको r के टर्म में ले लिया। या फिर आप x y z कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको x मान लेंगे तो ये हो जाएगा x/3, या फिर इसको 3x मान लेंगे तो ये x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ r के टर्म में लिया ताकि क्वेश्चन आगे हमको दिक्कत ना हो। अब क्या बोला जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज बेस रेडियस इज 1/3, हिज हाइट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा, क्या होता है वॉल्यूम शंकु का, ये कोन का 1/3 पाई r² h। इसको मैं r1 ले रहा हूँ, इसको h1 ले रहा हूँ, बराबर हो जाएगा एक स्फीयर के वॉल्यूम के। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ मैं इसे r2 ले रहा हूँ। अब क्या पूछा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। यानी कि रेडियस ऑफ कोन मैंने क्या लिया, r1 और r2 के रेशियो पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये दोनों इक्वेट है, पाई और पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा देखिए क्या r1² इंटू देखिए h1 जो है हमारा 3r1 हो जाएगा। h1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3r1 इज इक्वल टू 4r2 का क्यूब। चलिए तो क्या ये हो जाएगा 3r1² इज इक्वल टू 4r2 का क्यूब, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा ना, स्क्वायर और यहाँ पे 1 है 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकाला, यहाँ आगे लिखते हैं r1³ डिवाइड बाई r2³ अगर हम करते हैं तो r1 के साथ जो था वो नीचे चला जाएगा और ये 4/3। अब हमको r1/2 चाहिए, क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब रूट कर दीजिए। इस तरफ क्यूब रूट करेंगे तो हमारा r1 डिवाइड बाई r2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3। यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4 इज टू क्यूब रूट ऑफ 3।
यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, दो तरह के वर्कर है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। अब टाइप 1 वर्कर्स कैन डू 3 टाइम्स द वर्क डन बाय टाइप 2। अगर हम टाइप 1 को T1 लिख रहा हूं मैं और इसे T2 लिख रहा हूं, T1 और T2 के बीच के एफिशिएंसी दिया हुआ है कि टाइप 1 का जो वर्कर है टाइप 2 से 3 गुना ज्यादा काम करता है। ठीक है, अगर हम एफिशिएंसी का बात करें, एफिशिएंसी का ही बात हो रहा है यहाँ पे कि हाँ ये 3 गुना काम कर रहा है, ये गुना अगर T2 इसी काम को करने में 3x टाइम लग रहा है तो इसको x टाइम लगेगा। क्या ये चीज समझ में आ रहा है कैसे होगा? देखिए अगर इसको 3 गुना काम लग रहा है, अगर इसको 3x टाइम लगेगा कि मान लीजिए 30 दिन लग रहा है, किसी काम को करने में 30 दिन का टाइम लग रहा है, 30 डेज का टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइप ए का जो वर्कर है क्या है, इससे 3 गुना फास्ट काम कर रहा है। 3 गुना फास्ट काम कर रहा है मतलब क्या, 3 गुना कम समय लेगा। तो इसको 30 लग रहा है तो इसको कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो ये 3x था तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या हमारा निकला, x और 3x क्या है कि कितने दिनों में पूरा का पूरा काम ये खत्म कर सकते हैं। अगर हम 1 डे वर्क यहाँ से निकालें कि 1 डे वर्क, ये मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, 1 डे वर्क मेथड। इससे कैसे किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए T1 टोटल काम को, कोई एक काम है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क को 1 लेते हैं। अगर हम लोग टोटल काम को 1 लेते हैं तो ये उस काम को x दिन में करा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। टोटल मान लीजिए 30 काम है, टोटल 30 काम है और वो उसे 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। 30 काम 30 दिन में, तो एक दिन में यानी कि 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, जो टोटल वर्क था डिवाइड बाय टोटल डेज, 30/30 यानी कि 1 एक दिन में एक काम करेगा, दूसरे दिन में फिर एक काम करेगा, वैसे करके 30 दिन में 30 काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या टोटल वर्क क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम में खत्म कर, तो ये x टाइम में खत्म कर। भाई ये T1 के लिए हो गया 1 डे वर्क, वैसे ही 1 डे वर्क फॉर T2 क्या हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 3x, इतना वर्क पर डे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला देखिए, 12 वर्कर्स यानी कि 12 वर्कर्स ऑफ टाइप 1, टाइप 1 के 12 वर्कर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए टोटल कितने लोग हैं, 12। टाइप 1 के का एक आदमी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1/x काम कर रहा है, 1/x काम कर रहा है। 12 आदमी कितना करेगा, 12 गुना 1/x काम करेगा और उस काम को, टोटल काम को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। 10 दिन तक ये लोग काम करेगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क कितना लिए थे हम लोग, एक। 1 डे वर्क में टोटल वर्क को एक ले लेना है सिंपली। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 120। जैसे ही x का वैल्यू निकल गया, आप T1 का पता है x 120 आ गया, T2 का पता है कितना 360 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया देखें कि अगर हाउ मेनी डेज विल 4 टाइप 1 यानी कि 4 टाइप 1 के, टाइप 1 कितना 1/x लेता है यानी कि 1/120, ये तो हमारा आ गया। कितना टाइम लेगा, यही टाइम हमको निकालना है। इसको मान लीजिए y, क्या y दिन में 4 लोग, प्लस इसमें क्या बोला 8 टाइप 2 के भी वर्कर प्लस 8 टाइप 2 के, टाइप 2 कितना काम ले रहा है, 1/3x होगा यानी कि 1/360। ठीक है, काम तो दोनों से एक साथ ही करेगा ना। अगर ये y दिन तक काम करे तो ये भी y दिन तक काम करेगा और इस तरह से काम को पूरा करना है कि टोटल का टोटल काम पूरा हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना 1 है। आपको क्या पूछा है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, इस y का वैल्यू ही तो पूछा गया है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले 360 और 120, 360 हो जाएगा 12 तिया 36, 3 गुना 4 तिया 12 y प्लस ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 1। इन दोनों को जोड़ेंगे 20y इज इक्वल टू, सॉरी आपको शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, इसको मैं इस तरह करता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा 20y डिवाइड बाई 360 इज इक्वल टू 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 20 यानी कि आपका 18 दिन। ठीक है, तो ये काम जो है 18 दिन में पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको भी करने में आपका 60 सेकंड से कम ही टाइम लगेगा अगर आप इस तरह के क्वेश्चन कुछ और भी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। हो सकता है इसमें किसी का डाउट हो, अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास इसको दोबारा से बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड बॉल्स, यानी कि ब्लू और रेड बॉल किसी थैले में, जो ब्लू और रेड बॉल है इनका रेशियो क्या फिक्स है, रेशियो हमेशा फिक्स है। व्हेन देयर वर 44 रेड बॉल, कि पहले कितना था 44 रेड बॉल्स था, 44 रेड, सॉरी ब्लू और रेड था ना, 44 हो जाएगा हमारा रेड बॉल। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स वर
36। अब यहाँ से आप पहले रेशियो निकालिए, देखिए 4 से दोनों कट जाएगा, 11 9 यानी कि 9:11, ये हमारा फिक्स है, यही बोला जाए कि क्या हमारा फिक्स है। इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 54, यानी कि ब्लू बॉल बोला गया कि ब्लू बॉल कितना है, अभी ब्लू बॉल 54 है, तो पूछा जा रहा है कि रेड बॉल कितना होगा। देखिए रेशियो तो सेम है, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बोला गया कि रेशियो हमारा क्या है, फिक्स है। 54 9 के बराबर हो जाएगा, 9:11 है, तो 9 का कितना गुना 54 होता है, 9 5 45, 9 6 54, यानी कि 6 गुना हो जा रहा है। ये 11 का भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 11 6 66। तो रेड बॉल भी कितना हो जाना चाहिए, 66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास इसका डाउट हम क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर पे। हाँ ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इससे नीचे और क्या ही क्वेश्चन देगा रेलवे। पूछा गया है क्या, फाइंड द 2 डिजिट नंबर विच इज थ्राइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी ऐसा 2 डिजिट का नंबर बताइए जिसके डिजिट्स को गुना करने से जो नंबर है, जो डिजिट्स का जो नंबर आएगा उसका 3 गुना नंबर हो। देखिए अगर हम इसको गुना करते हैं, इसके दोनों डिजिट 6 गुना 3 18, 18 और 36 का, देखिए 18 का 2 गुना 36 है, 3 गुना पूछा गया, 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा। 12 को देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो 2 गुना 1 2, ये 6 गुना हो जा रहा है, ये 6 गुना हो जा रहा है, ये 2 गुना हो जा रहा है, 8 चौके 32, 32 को कितना गुना करेंगे 48 से, ये 1.5 गुना हो रहा है। देखिए 32 16 48, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 गुना 4 गुना 2 8, 8 का ये 3 गुना हो रहा है, यही तो पूछा है 3 गुना होना चाहिए, तो किसी में हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था जो कि आप सबसे बन जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए देखिए एज का एक और क्वेश्चन है, एज का दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। देखिए 3 years फ्रॉम नाउ दाहिरी विल बी 8 years यंगर देन ट्वाइस द एज ऑफ आयुनिश। 2 लोग हैं, एक दाहिरी, इसका नाम हम डी लेते हैं, इसका ए लेते हैं, ये हम लेते हैं इनका प्रेजेंट एज। अब देखिए केस 1 हमारा क्या बोल रहा है, केस 1 हमारा क्या बोल रहा है, इसको समझिए। 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद, दोनों का 3 साल बढ़ जाएगा, दोनों को 3 साल बढ़ा दीजिए, सिंपली, और कुछ नहीं करना। अब आगे बढ़िए, दाहिरी विल बी 8 years यंगर देन ट्वाइस द एज ऑफ, यानी कि इसका जो एज होगा उसका 2 गुना, दाहिरी क्या है उससे भी 8 कम है, यंगर है मतलब 8 कम है, जो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोला, देखिए प्रेजेंट एज ऑफ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी कि डी प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ कितना 61। अब पूछा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ दाहिरी, यानी कि दाहिरी का प्रेजेंटेज क्या होगा। आप देखिए दाहिरी का पूछा गया तो ए के जगह, ए के टर्म को ए की जगह आप लिख सकते हैं एज इक्वल टू 61 माइनस डी, इसे आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, या फिर ऑप्शन से कीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मैं कहूँगा आप लोग ऑप्शन से जाइए। चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, तो डी यानी कि दाहिरी का एज पूछा गया था, दाहिरी का हो गया हमारा क्या 39, और दोनों का सम कितना 61 है, तो हमारा दाहिरी का परसेंटेज हम अगर हम लोग 36 लेते हैं तो आयोनिस्ट का कितना हो जाएगा, सॉरी 39 है, ये हो जाएगा 61 माइनस 39, यानी कि 22। आप इन दोनों को 39 और 22 को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि दाहिनी 39 प्लस 3 42 हो जा रहा है इस तरफ, क्या ये बराबर हो रहा है 2 गुना ए प्लस 33, ए प्लस 3, यानी कि 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25, 25 गुना 2 50, 50 में से 8 गया 42, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सेटिस्फाई हो जा रहा है। हमने जो पहला ऑप्शन लिया यानी कि ए बराबर 39, इसी में हमारा आंसर आ गया। इसको अगर आप दूसरे ऑप्शन पे लेते हैं, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 36 लिया, ऑप्शन 36 लेते हैं हम लोग, अगर हम 36 इसका ऑप्शन लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग 36 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है 61 माइनस 36 हो जाता है, यानी कि 25 आ जाता है। अब इसको आप पुटिए 36 और 25 को इस इक्वेशन में पुटिए, 36 प्लस 3 ये हो जाता है कितना 39, बराबर होना चाहिए जब हम लोग एक की जगह 25 पुट करें, 25 और 3 28, 28 गुना 2 56, 56 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारा आ जा रहा है 48, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो 36 हमारा आंसर नहीं होगा। तो जैसे हम पहला ऑप्शन है तो इसी से आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया, एवरेज का क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इन क्लास, अगर एक क्लास का बात हो रहा है कि एक क्लास है, देयर वर 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स, यानी कि कुछ लड़के थे क्लास में, बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, तो बॉयज थे 9, गर्ल्स का हमको पता नहीं, मान लीजिए एक्स है। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज वाज 12। एवरेज का बस एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ठीक है। तो हमारा एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज वाज 12 व्हाइल द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स वाज 14।
इफ द ओवरऑल एवरेज यानी कि पूरे क्लास का एवरेज बोला गया कितना है 13.1 है, तो पूछा जा रहा है कि टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों का पूछा गया। चलिए अगर हम बोलते हैं बॉयज, पहला केस 1 लेते हैं, ये सिर्फ बॉयज वाला, तो एवरेज ऑफ बॉयज बराबर सम डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है 9 है, और ये एवरेज दिया हुआ कितना 12, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ बॉयज यानी कि बॉयज के जो मार्क्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा 12 गुना 9 यानी कि 108, इसको यहाँ लिख देते हैं 108 टोटल मार्क। चलिए अब अगर केस 2 का बात करते हैं यानी कि गर्ल्स का, तो एवरेज ऑफ गर्ल्स ये भी हो जाएगा सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर हमको नहीं पता, ये दिया हुआ कितना x लिया हम लोग, और ये एवरेज दिया हुआ कितना हमारा 14, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ गर्ल्स बराबर हो जाएगा 14x, तो ये हमारा आ गया कितना 14x। चीज समझ में आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा हम स्पेस खाली करेंगे, सॉरी, अगर बॉयज का देखें हम लोग, बॉयज गर्ल्स ये थे 9x, ये आया था 108 और ये आया था 14x। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ द ओवरऑल एवरेज यानी कि टोटल एवरेज 13.1 यानी कि पूरे क्लास का बात करें, क्लास का ये एवरेज, ये भी टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल यानी कि 9 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ क्लास हो जाएगा इज इक्वल टू 13.1 इंटू 9 प्लस x। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, देखिए यहाँ जो हमारा आया था 108 और 14x, ये दोनों मिलाकर ये पूरी क्लास का मार्क हो जाएगा ना, और ये क्लास का मार्क कितना है हमारा, क्या हम बोल सकते हैं क्लास का मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ बॉयज का मार्क्स प्लस सम ऑफ गर्ल्स का मार्क्स। इसको आप जैसे गुना कीजिएगा, 13 नंबर कितना हो जाएगा 157, सॉरी 117.9, 9 से गुना करना है, प्लस 13.1x इज इक्वल टू बॉयज के लिए कितना आया था 108 प्लस ये कितना आया था 14x। इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले आइए, x वाले को x तरफ, y वाले को सॉरी नंबर्स को नंबर की तरफ, तो 117 माइनस 108, 117.9 माइनस 108 कितना हो जाएगा हमारा 117, 8 2 7 9, 9.9 इज इक्वल टू 14x माइनस 13.1, ये हो जाएगा 0.9, देखिए पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 9 से कटेगा तो 11 बार में, तो x बराबर कितना आएगा 11, तो बॉयज थे 9, x आएगा 11, पूछा गया टोटल क्लास का, तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ी ही डिटेल्स में मैंने बताया इसको एवरेज का क्वेश्चन। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कुछ और क्वेश्चन सेम टाइप के बनाएंगे तो आपके कैलकुलेशन की स्पीड और फास्ट हो जाएगा, जो आपको चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन के लिए हम मैक्सिमम 20 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं कि हो सकता है जीएस के क्वेश्चन में आप जो 25 क्वेश्चन होंगे जीएस प्लस इसमें 30 क्वेश्चन, जो 30 क्वेश्चन को आप 20 मिनट में कर लें, 20 या फिर 15 मिनट में कर लें, तो बाकी जो 45 मिनट बचेगा उसको आपको किसको देना है मैथ्स और रीजनिंग को, तो मैथ में है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, तो 20 प्लस 25 मिनट का मैं एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है 20 और कम से कम 20 मिनट में आपको ये 20 सवाल सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इजी है जो कि आपका 5 सेकंड में बन जाएगा, तो बाकी जो 1 मिनट में 5 सेकंड 55 सेकंड बचेगा उसको आप दूसरे टफ क्वेश्चन में दे सकते हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपका 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे टोटल थे, देखिए मैंने बताया था आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन है, सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंपल इंटरेस्ट का, एक में क्या था सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था कितना इंटरेस्ट आया, इसमें क्या बोला गया था सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 942 इन 6 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 9.5% पर एनम, व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, अमाउंट बराबर दिया हुआ है कितना 942, टाइम दिया हुआ है कितना 6 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 9.5%। पूछा जा रहा है आपको कि इसका इनिशियल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल क्या था। अमाउंट अगर आपको पता हो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपका दिया हुआ कितना 942 इज इक्वल टू P, हमको नहीं पता, P को P रहने देते हैं, प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू 2 PRT/100, P आर दिया हुआ 9.5, T दिया हुआ 6 डिवाइड बाई 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 942 इज इक्वल टू P प्लस जैसे आप इसको गुना कीजिएगा 9.5 इंटू 6 आपका आ जाएगा 57 P डिवाइड बाई 100, ये हो गया 942, जब एलसीएम लेंगे 100 तो हो जाएगा 157 P। अब देखिए आपको पता है 15 छक होता है 90, यहाँ 94, 7 छक 42 भी तो होता है, तो आपको दिख रहा है कि ये सीधा सीधा 6 बार में कट जाएगा, सीधा सीधा 6 बार में कट जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 गुना 100 यानी कि 600
रुपये यही पूछा गया था, क्योंकि 600 रुपीज़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा होगा। 20 के 20 क्वेश्चन मैंने सारे आपको बता दिए कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन बनाना है, पूरे जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी लोको पायलट या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जुड़े रहिए हमारे साथ दूसरे सेट के लिए जो जल्द ही आएगा, यानी कि मैथ्स का एक हो गया, वैसे रीजनिंग का इसी शिफ्ट का रीजनिंग का एक रास्ता लेके आएंगे, उसके बाद फिर मैथ्स का दूसरा सेट आएगा रीजनिंग का। इस तरह से जितने भी सेट पूरे हुए हैं इनके प्रीवियस ईयर 2018 में टोटल जितने भी शिफ्ट के जितने भी सेट थे उन सारे सेट को हम लोग कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।